Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 2nd December, so let's get started. COP Summit COP 28 कहाँ हो रहा है? दुबई में। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें कही हैं, जैसे अर्जिंग कंट्रीज टू राइज अबव सेल्फ इंटरेस्ट एंड डिलीवर ऑन ऑल क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। तो स्पेशली ये मैसेज किसके लिए है? डेवलप कंट्रीज के लिए, दैट यू शुड गिव फंड्स as well as technology. Right now, Prime Minister Modi here said that developing countries must get appropriate access to remaining global carbon budget. कार्बन बजट का मतलब क्या है कि हम कितने कार्बन एमिशंस कर सकते हैं टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर विद इन रेंज ऑफ 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मेजॉरिटी कार्बन बजट तो खत्म कर चुकी हैं डेवलप कंट्रीज। राइट, सो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके लिए देयर शुड बी सफिशिएंट लेफ्ट ओवर इन दिस कार्बन बजट। इंडिया ने प्रपोज किया है कि हम 2028 में COP 33 होस्ट करना चाहेंगे। ओके, पहले हम होस्ट कर चुके हैं COP 8 2002 में, बट उस टाइम पर ये जो मीटिंग्स होती थी इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी कि अभी पिछले कुछ साल में दी जाने लगी है। एंड रीजंस आर टू कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्लियरली विजिबल हैं, एंड दूसरा इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज काफी ज्यादा असर्टिव हुए हैं। यहाँ पर इसराइल के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई है और एम्फेसाइज किया है नीड फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। ओके, यहाँ पर ये वो पन्नून वाले प्लॉट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पैराग्वे ने ही इस आदमी को पकड़ के, ये जो निखिल गुप्ता था, इसको पकड़ के यूएस के हैंड ओवर किया था। सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ मैंने आपको कहा है कि गवर्नर, जब बिल गवर्नर के पास आता है तो उसके पास चार ऑप्शन होते हैं। एसेंट दे सकता है बिल को, राइट, विथ होल्ड कर सकते हैं, ये विथ होल्ड के बाद दूसरा वो इसको रिटर्न कर सकते हैं असेंबली को, या फिर वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए इसको रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर के पास चार ऑप्शन हो गए। अब जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास इस पे तीन ऑप्शन होते हैं, दैट ही कैन ऑल्सो एसेंट द बिल, और ही कैन ऑल्सो विथहोल्ड द बिल, और ही कैन रिटर्न द बिल। अब जब रिटर्न होके बिल जाता है तो गवर्नर उसको डायरेक्ट पहुंचा देता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ओके, अब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा रीनेक्ट करके वापस भी बिल पास कर दे तो वो बिल फिर गवर्नर के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा प्रेसिडेंट के पास। गवर्नर का रोल नहीं रह जाता बीच में। क्लियर? ये बातें मैंने आपको बताई हैं। नाउ अब इन्होंने क्या किया है तमिलनाडु के गवर्नर ने कि पहले पहले तो इन्होंने बिल को विथहोल्ड पे डाल दिया था। ओके, विद होल्ड पे डाल दिया बिल। उसके बाद असेंबली ने, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना स्पेशल सेशन बुलाया और दोबारा से सेम बिल इनेक्ट किया। अब जब ये बिल दोबारा इनेक्ट होके तमिलनाडु के गवर्नर के पास गया तो इन्होंने कहा कि अब मैं ये रिजर्व कर रहा हूं प्रेसिडेंट के लिए। यानी एक बिल जिसको आपने पहले विथहेल्ड कर दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट इट बिकेम डेड, ठीक है, असेंबली ने उसको दोबारा री इनेक्ट किया, फिर आपके पास जब वो सेम बिल वापस आया है तो आप प्रेसिडेंट को रिजर्व कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नर कांट सेंड री अडॉप्टेड बिल टू प्रेसिडेंट आफ्टर विथहोल्डिंग एसेंट, observing that a governor cannot refer the presidential assent a bill passed by assembly or later re-adopted and reenacted. Governor exercises the option to withhold assent of the bill. He has to send it back to assembly, that he cannot simply put withhold assent or retain the bill. ओके, तो आई होप कि आपको पूरा मैटर समझ में आ गया हो। यहाँ पर बस काम की बात इतनी ही थी। गवर्नर हैड विथहेल्ड एसेंट बट नॉट रिटर्न। ठीक है, रिटर्न तो किया नहीं था, आपने तो विथहेल्ड कर दिया था, तो उन्हें पूरा रीइनेक्ट करना पड़ा है। The governor had withheld assent but not returned the bill to the assembly and referred them for consideration of the president after the assembly reenacted it. पहले आपने विथहेल्ड कर दिया था, अगर सपोज आपने रिटर्न किया होता और असेंबली ने उसको दोबारा से पास किया होता तो आप दे सकते थे प्रेसिडेंट को, लेकिन आपने तो उसको विथहोल्ड करके डेड कर दिया था। असेंबली ने पूरा का पूरा बिल रीइनेक्ट किया है दोबारा, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे? ओके, और ये सारी पावर गवर्नर को मिलती है अंडर आर्टिकल 200। एसेंट दे दीजिए बिल को अपना, विथहोल्ड कर लीजिए या रिजर्व कर लीजिए प्रेसिडेंट के लिए।
वंस ही विथहोल्ड एसेंट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अगेन रेफरिंग इट टू द प्रेसिडेंट। आपको पहले ही प्रेसिडेंट को भेजना था अगर आप चाहते थे तो आर्टिकल 200 डज नॉट गिव हिम ए फोर्थ ऑप्शन। वंस द असेंबली then passes the bill, then you can't say now I am reserving it for the president. Okay, not allowed. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है यहाँ पर। वेनेजुएला पर कुछ सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने काफी साल पहले, ठीक है। इसकी कैपिटल है कराकास। तो फाइनली अब ये सैंक्शंस हटा रहे हैं। वेनेजुएला वाज फिफ्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया इन 2019, बट आफ्टर यूएस सैंक्शंस हमने वहां से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है वेनेजुएला हमारे लिए, क्योंकि हमें डाइवर्सिफाई करने हैं अपने सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट। एक तो वेस्ट एशिया हो गया, ठीक है, जहां पर इस वक्त ट्रबल चल रहा है। दूसरा हो गया रशिया, और थर्ड बच जाता है हमारा साउथ अमेरिका, जिसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं, वेनेजुएला एंड इक्वेडोर। ओके, फिर नीचे आ जाता है हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहां पे नाइजीरिया जैसी कुछ अच्छी कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना क्रूड ऑयल बास्केट जो है हमारी, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हम रशिया से ले रहे हैं, रशिया इस वक्त नंबर 1 है हमारे लिस्ट में जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। वेस्ट एशिया में इराक है हमारा सेकेंड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट इज रशिया, सेकेंड इराक, उसके बाद वेस्ट एशिया सऊदी अरेबिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। अफ्रीका से नाइजीरिया, ओके, देन अगेन सूडान। दीज आर दी कंट्रीज जहां से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, और इधर अब वेनेजुएला से भी कर पाएंगे क्योंकि सैंक्शन यूएस ने थोड़े से कम कर दिए हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यही है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जरूरी होता है किसी एक रीजन पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि वहां पे अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपकी यहाँ पर फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसका। ओके, इसलिए जितना ज्यादा हम अपनी एनर्जी के सोर्सेज जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो जितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड रखेंगे उतना बेटर होगा। क्लियर? Next, PM pitches for India to host COP 31 in 2028. Okay, so यहाँ पर कुछ बातें जैसे the energy transition has to be just, inclusive, equitable and innovative. Just से मतलब है कि ट्रांजिशन की पूरी जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्री से मत दीजिए, उन्होंने बर्बाद नहीं किया है क्लाइमेट, डेवलप नहीं किया है, तो इट शुड बी जस्ट एंड फेयर। जिसने ज्यादा डैमेज किया वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ठीक है। इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड इनोवेटिव। वी मस्ट डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड डेवलप कंट्रीज मस्ट एग्री टू ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी टू अदर। जब भी डेवलपिंग कंट्रीज की बात आएगी ना, दो ही एंगल पे फोकस करना। पहला कि आपको फंड देने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल कंट्रीज को, और दूसरा आपको अपनी टेक्नोलॉजीज भी शेयर करनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ताकि वो क्लाइमेट के साथ अडॉप्ट कर सकें, मिटिगेट कर सकें। ओके, बट एट द सेम टाइम जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए अपने साथ दैट अगर डिजास्टर आते हैं, ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज हैं जो एडवांस इकोनॉमी, दे आर बेटर ऑफ टू कोप अप विद दैम। ओके, और डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा दिक्कत होगी उनके साथ कोप अप करने में डिजास्टर्स के साथ, राइट। वो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, वो बेटर क्वालिटी के सीड्स अपने फार्मर को दे सकते हैं जो हीट टॉलरेंट होंगे, ओके, जो पेस्ट टॉलरेंट होंगे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। सो रिमेंबर कि वन साइडेड हमेशा ये एटीट्यूड लेके चलना कि डेवलप कंट्रीज जिम्मेदारी लें, वो नहीं भी लेंगे तो वो डिजास्टर के साथ बेटर डील कर सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज नहीं कर सकती। सो द एटीट्यूड शुड नॉट बी वेरी एडमेंट सॉर्ट ऑफ, बट रादर देन एज फार एज कोऑपरेटिव। नाउ इंडिया की इनिशिएटिव्स, मैंने कल आपको बताया था इंडिया काफी असर्टिव हुआ है क्लाइमेट नेगोशिएशंस में। हमने क्या स्टार्ट किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफस्टाइल कैंपेन। ये 3 इंडिया की इंडिया लेड इनिशिएटिव्स रहे। ओके, उसके अलावा हमने टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करेंगे। अभी कितना है रिन्यूएबल एनर्जी? 3500 गीगावाट, और इसको कहाँ ले जाना है? 11,000 गीगावाट तक ग्लोबल लेवल पर। ओके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने लॉन्च किया। किसने किया? इंडिया, यूएसए, ब्राजील। ओके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ये सब पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पुराने सेशंस में। फर्स्ट जनरेशन फूड प्रोडक्ट से बनता है, जैसे शुगर केन हो गया, ओके, कॉर्न हो गए, मेज हो गए, इस टाइप की चीजों से। सेकंड जनरेशन नॉन फूड से, इसी में हमारा वो आ जाता है क्रॉप रेसिड्यू एंड सो ऑन, राइट। उसके अलावा थर्ड जनरेशन हमारा आ जाता है एल्गी से, ठीक है, और फोर्थ जनरेशन हमारे आ जाते हैं जीएम क्रॉप से। क्लियर? ये सिर्फ अभी शॉर्ट में बताया है, प्रीलिम्स की जब रिवीजन सीरीज कराएंगे तब आपको ये सब चीजें डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव।
ना देखिए, ग्रीन क्रेडिट वैसा ही है जैसा कि हम कार्बन ट्रेडिंग पढ़ते थे। कार्बन ट्रेडिंग पहले से चला आ रहा है, राइट? इसमें क्या होता था, जैसे ये एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, ओके। इसने कुछ अपने एमिशंस कट डाउन करे, और सपोज इसने जो टारगेट दिया गया था उससे ज्यादा कट डाउन कर लिए एमिशंस, पॉजिटिव, ठीक है। इसको जो टारगेट दिया गया था उससे कम ही कर पाया ये, ठीक है, तो ये नेगेटिव में चल रहा है। तो ये बस यहाँ से कुछ सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू करेगा, और ये जो डेफिसिट में ये इसको परचेज कर लेगा, ठीक है। कार्बन की ट्रेडिंग हो गई, तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे दोनों एक दूसरे को। जैसे वैसे एग्जांपल समझिए कि आपका प्रीलिम्स 2 मार्क्स से रह गया और कोई 2 मार्क्स ज्यादा लाया है प्रीलिम्स में, ठीक है, 100 कट ऑफ है, ठीक है, आप 98 पे रह गए, तो इसने इसके पास 2 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, आपके पास 2 मार्क्स लॉस में थे, तो आपने इससे 2 मार्क्स ले लिए, तो आपकी मार्क्स ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन ट्रेडिंग होती है। हाँ, तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इंडिया ने। तो ये कार्बन ट्रेडिंग जैसा ही है। यहाँ पर बस कार्बन ट्रेडिंग जो होती है वो मोस्टली क्या इंडस्ट्रीज पे फोकस करती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट में इवन हम इंडिविजुअल्स पर भी फोकस कर पाएंगे। ये लॉन्च किया था हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। इट ऑफर ग्रीन क्रेडिट फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प एनवायरमेंट इन एनी वे, सच एज एक्टिविटीज इन वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन। सो दीज एक्टिविटीज विल बी एक्नॉलेज। बट इनका कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा, कैसे क्वांटिफाई करोगे कि हमने वाटर कंजर्वेशन में कुछ एफर्ट्स दिए हैं, इस तरह की चीजें, तो ये अभी भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि कैसे क्वांटिफाई करना है, मेथोडोलॉजी उसको अभी एग्जामिन किया जाएगा। Okay. This is an alternative market-based mechanism. It is pro-planet, proactive and positive initiative. ठीक है, तो ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव याद रखिएगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। यूएन सैंक्शन ऑफ वेनेजुएला, तो कल ये ओपेक कंट्रीज की बात तो हमने कल कर ही ली थी, मैप पे देखा था हमने, ठीक है, तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मॉलडीव्स। जब से मुइज़ू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका सिंपल क्या है कि इंडिया शुड विड्रॉ इट्स फोर्सेज, और हम लोग वहां पर रहते हैं, हमारी कुछ फोर्सेज हैं मॉलडीव्स में। क्यों? क्योंकि इसी लोकेशन है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के, और हमें पायरेसी के अगेंस्ट, ओके, पायरेसी के अगेंस्ट कह लीजिए, या फिर कुछ सेंसर्स वगैरह हमने वहां पे लगा रखे हैं साइक्लोन वगैरह को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों के लिए हमने वहां पे एक स्मॉल फोर्स अपनी सेटअप की हुई है। बट मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट को उससे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन ही इस हिसाब से लड़ा था दैट इंडिया आउट कैंपेन। India has close cooperation with Maldives, and any decision to scale down Indian military personnel presence from the key island nation will be based on instruction from central government. सर्विलेंस टू डिटेक्ट इलीगल एक्टिविटीज, उसके लिए हमारी एक छोटी सी फोर्स प्रेजेंट रहती है वहाँ। चाइना's effort to expand its influence in the region, Muizu sought withdrawal of Indian military personnel from Maldives, speaking about increasing Chinese foray into the Indian Ocean region। ठीक है, उस पर बात हो रही थी कल गोवा में इनकी। There are disputes in Indo-Pacific which have the possibility of turning into conflict and are challenges such as IUU fishing। ठीक है, ये अनरेगुलेटेड फिशिंग की बात है कि आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो फिशेज का, क्योंकि डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्स का। ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, इलीगल माइग्रेशन एंड रॉबरी, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए हम लोग ये बनाते हैं। पहली बार एक विमेन ऑफिसर को कमांड दिया जाएगा वॉरशिप का। Navy has appointed the first women commanding officer in naval ship is in line with Navy's philosophy of all role, all rank to deploying women। Okay, लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक की होंगी, would be commanding INS Trinket, a fast attack craft based in western seaboard। Okay, Navy's submarine arm was also open to women, and the overall strength of women Agniveer crossed 1000 mark। अच्छा, ये जो इन्होंने ये बात बोली ना यहाँ पर, ये चाइनीज वाला, तो इसके लिए प्लीज एक टर्म्स याद रखिएगा जो आपके आंसर को अच्छा बनाएंगे, दैट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में इस तरह की वर्ड्स याद होने चाहिए आपको। इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइजन, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, बोथ, हाँ, इंडिया चाइना, एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन वी मस्ट एंश्योर दैट डिस्प्यूट्स डोंट टर्न इनटू कन्फ्लिक्ट। राइट, इस तरह के कोटेशन याद रखा कीजिए अपने एग्जाम में, आपको हेल्प होगी अच्छे आंसर मार्क्स फैच करने में। डार्क पैटर्न्स, अब देखिए, एक है हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये टॉप कंज्यूमर वॉचडॉग होता है, ठीक है। इसने कुछ गाइडलाइन इशू की है फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स।
डार्क पैटर्न्स होती क्या है? दे आर टैक्टिक्स यूज्ड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू मिसलीड कस्टमर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग राइट चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, आपके आपको इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि ये डील 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी रश कीजिए। ओके, 1 घंटे में ये डिस्काउंट और ये ऑफर खत्म हो जाएंगे। वो एक तरह का डार्क पैटर्न होता है जो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है कुछ ऐसा खरीदने में जो आप एटलीस्ट अभी नहीं खरीदना चाहते। Okay, now these guidelines apply to all platforms systematically offering goods and services in India, advertisers and sellers. Okay, इन्होंने साथ में 11 स्पेसिफाइड डार्क पैटर्न्स की लिस्ट भी दी है, जैसे फॉल्स अर्जेंसी कि जल्दी कीजिए डिस्काउंट खत्म हो रहा है 1 घंटे में। बास्केट स्नीकिंग, आप बास्केट में कुछ ऐड करते हो और साथ में एक कोई प्रोडक्ट अपनी मर्जी से वो लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, और आप ध्यान नहीं देते हो अपने बिल में और आप देखते हो कि यार ये नूडल का पैकेट तो मैंने मंगाया ही नहीं था, ठीक है, वो बास्केट स्नीकिंग होती है। कंफर्म शेमिंग, force action, subscription trap, interface, bait and switch, drip pricing, disguise advertisement, nagging, trick question, SaaS billing and drug malware। अभी 11 इसलिए याद रखिए क्योंकि यूपीएससी आपसे इस तरह से 5-6 दे देगा और उसमें बोल देगा कि ये सब क्या है, ओके, या ये न्यूज में क्यों थे। तो ये सब डार्क पैटर्न्स के टाइप हैं और इस पर बेस्ड मैं आपको ऑलरेडी एक पूरा प्रॉपर लेक्चर दे चुका हूँ इन जीएस सिक्योरिटी में, ठीक है, ये हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। इसमें हमने ऑलरेडी लेक्चर किया हुआ है डार्क पैटर्न, इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। क्लियर? एंड आई पर्सनली बिलीव कि डार्क पैटर्न एंड डीप फेक ये दो आपके मेंस के बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट ईयर के। ऑलराइट, तो ये हमने अपनी मेंस 450 प्लस सीरीज का पार्ट है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दी है। पहले बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन आती थी 15 किलोमीटर तक, ठीक है, बॉर्डर से, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 50 किलोमीटर तक ताकि एक बेटर प्रोटेक्शन हो सके। ओके, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कुछ वर्ड्स हैं जो आंसर में लिखोगे तो थोड़ा बेटर साउंड करेगा, एक बार देख लो। He referred to Global South as he called for more climate finance, technology and carbon space। ठीक, कार्बन स्पेस मतलब वही कार्बन बजट। तो 3 चीज पर फोकस किया है, फाइनेंस दीजिए डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग को टेक्नोलॉजी दीजिए और थोड़ा कार्बन स्पेस दीजिए कि एमिशन सिर्फ आपको ही नहीं करने हैं, डेवलपमेंट सिर्फ आप ही की कंट्री में नहीं करनी है, हमें भी करनी है। ठीक है? हमने 2 वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट भी हेल्ड किए हैं। ओके, अब आपने सेटअप तो कर दिया है लॉस एंड डैमेज फंड को, ठीक है, उसमें हमने करीब करीब 476 मिलियन डॉलर कुछ कमिट भी किए हैं कंट्रीज ने। बट ओबियसली इस वक्त वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन क्लाइमेट फाइनेंस, कुछ नहीं होगा इससे। डेवलप वर्ल्ड हैज नॉट बीन डूइंग इनफ टू फाइट क्लाइमेट चेंज। हमें नए क्वांटिफाई गोल की जरूरत है। वो 100 बिलियन डॉलर जो गोल था 2009 में सेट किया था वो तो हो गया खत्म, ठीक है, कुछ नहीं होना है 100 बिलियन डॉलर से, हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए वर्ल्ड को, ठीक है। तो वी नीड अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड अडेप्टेशन फर्स्ट फंड मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड। ये ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड अडेप्टेशन फंड, लेकिन इसमें उतना अमाउंट नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। इसके अलावा मल्टीलैटरल बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अफोर्डेबल फाइनेंस प्रोवाइड करवाएं फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अभी तक इनका पूरा फोकस किस पे रहता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, बट क्लाइमेट एक्शन के लिए भी आप फंड प्रोवाइड करवाना चाहिए मल्टीलैटरल बैंक्स को। ओके, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ अपनी जगह है। इसके अलावा हमारे पास और भी बैंक्स है जैसे ब्रिक्स बैंक, ठीक है, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, AIIF, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बैंक, ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के और भी मल्टीलैटरल बैंक हैं, इन सबको इंश्योर करना चाहिए। एंड ब्रिक्स बैंक काम अच्छा कर रहा है काफी सारे 16 प्रोजेक्ट्स को इसने सैंक्शन किया है, क्योंकि देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये जनरली क्या वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में ज्यादा रहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लॉस एंड डैमेज फंड सेटअप किया गया ना, इसका मैनेजमेंट का काम दे दिया गया है वर्ल्ड बैंक को, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज नहीं चाहती थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को देना यानी कि अल्टीमेटली जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके कंट्रोल में देना, वो डिसाइड करेंगे कितना फंड देना है, कहाँ देना है और कितना इसमें कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो काफी सारी कंट्रीज अगेंस्ट थी इसके कि वर्ल्ड बैंक के हाथ में नहीं देना है हमें मैनेजमेंट इस फंड का, बट दे दिया है। नाउ डेवलप कंट्रीज वुड डिमिनिश देयर कार्बन फुटप्रिंट बाय 2050। सो लेट्स होप, बाकी ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं डेवलप कंट्रीज इसको लेकर, कि उनको लगता है कि अगर हम अपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाएंगे तो फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर डेवलपिंग कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट से कॉम्पीट नहीं कर पाता है उनका। इसलिए यूरोपियन यूनियन लाया ना वो कार्बन बॉर्डर टैक्स करके, ठीक है, और यूके भी वही इंट्रोड्यूस करना चाहता है हमारे लिए।
जो हमारे एफटीए नेगोशिएशन चल रहे हैं उनके साथ। Green credit program launched by Environment Ministry in October this year is an effort to create a market-based incentive for different kind of environment positive action. Such a market-based system already exists in form of carbon trading, जो मैंने आपको अभी बताया। Green credit program attempt to replicate this mechanism for environmental actions like water conservation, okay, and soil improvement। क्योंकि वो जो कार्बन ट्रेडिंग है वो सिर्फ कार्बन तक ही रिलेटेड है और मोस्टली इंडस्ट्रीज पे फोकस है, बट ये कार्बन के अलावा वाटर कंजर्वेशन के लिए आप कुछ एफर्ट कर रहे हो वो भी रिकग्नाइज किए जाएंगे, सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर रहे हो वो भी रिकग्नाइज किए जाएंगे। इट इज एनविसेज दैट प्राइवेट कंपनीज वुड बाय दीज ग्रीन क्रेडिट एज पार्ट ऑफ देयर CSR ऑब्लिगेशन। ओके, लाइक सपोज कि कोई एनजीओ कहीं पे काम कर रहा है, उसने कुछ ग्राउंड वाटर रिजुविनेट करने के लिए कोई काम किया है। ओके, तो वहां से कोई प्राइवेट कंपनी वहां पे काम कर रही है या सरकारी कंपनी, उन पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स लागू होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ एक न्यूज़पेपर के साथ ही डिस्कस किए थे, इससे रिगार्डिंग सारे प्रोविजन। ओके, तो वो CSR स्पेंडिंग जो करेंगी अपने 2% अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का, तो वो पैसा ये इस एनजीओ को दे सकती हैं कि आप हमें इसके रिटर्न में कुछ क्रेडिट दे दीजिए, ताकि हम शो कर सकें कि हमने ही ये काम करवाया है और बदले में आप ये पैसे ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा CSR का ऑब्लिगेशन भी पूरा हो जाएगा और आपको फंडिंग भी मिल जाएगी, और जो ग्रीन क्लाइमेट के लिए हमें नॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं हम पे वो भी पूरे हो जाएंगे। ओके, नाउ कार्बन मार्केट वो जनरली कार्बन ट्रेडिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशंस के लिए ज़्यादा लागू होता था। ये वाला इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी लेवल के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब इसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला लीजिए, सिविल सोसाइटी को मिला लीजिए, तो इनके एफर्ट्स को भी रिकग्नाइज किया जाएगा। और यहाँ पर एक डैम का नाम है बस, दैट इज नागार्जुना सागर डैम, और ये कृष्णा रिवर पर है। एंड एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ नागार्जुना सागर डैम ओवर द कृष्णा रिवर लाइज विद तेलंगाना गवर्नमेंट। ना ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक दक्ष मिशन की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, क्लास 8 तक आते आते बच्चे का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार वो कोप अप नहीं कर पाता कंपटीशन के साथ, कई बार उसे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। तो ये स्कूल ड्रॉप आउट को मिनिमाइज करने के लिए बिहार सरकार ने शुरू किया है दक्ष। इसमें क्या करेंगे, एक टीचर को दे दिया जाएगा 5 से 6 बच्चों का ग्रुप। ठीक है, जनरली ओनली 5 स्टूडेंट। ठीक है, और ये उनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देगा बिटवीन 3:30 PM टू 4:15, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की। ओके, और ये 60,000 प्लस स्कूल में लागू किया जाएगा ताकि वो पर्सनली उन बच्चों की वीकनेस पर ध्यान दे सके। नेक्स्ट, एल नीनो अदर फैक्टर्स टू कॉज वार्म विंटर। इस बार का जो हमारा विंटर है वो कंपैरेटिवली वार्म होने की उम्मीद है। रीजन, सबसे पहले तो एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा। ओके, दूसरा कुछ साइक्लोन वगैरह बन रहे हैं उसका इम्पैक्ट होगा, और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसका इम्पैक्ट होगा। IMD has forecast a warm winter season across the country, saying minimum temperature could remain higher than normal. Reason are El Nino, western disturbances, and upcoming cyclone developing in Bay of Bengal. So there are chances of higher than normal minimum temperature. At present El Nino condition, the warmer than usual sea surface temperature recorded over equatorial Pacific Ocean. तो आपको अब तक शायद आई थिंक एल नीनो वगैरह तो समझ में आ गया होगा ना, अगर ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो होता है क्या है, एल नीनो वाले ईयर में यहाँ पर यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। ओके, वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। अब ये वाटर जो इधर मूव करके जाना चाहिए था वो मूव करता नहीं है, तो नीचे से अपवेलिंग नहीं हो पाती है ठंडे वाले पानी की ऊपर जो आता है, और अपवेलिंग ना होने की वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे नहीं होते और फिश इंडस्ट्री को लॉस होता है, फिश कम आती है। ठीक है, और यहाँ पे वार्म वाटर था तो ऊपर जाता है, वार्म एयर राइज करती है, ऊपर क्लाउड बनाती है और बारिश करवाती है इस पोस्ट पर। ठीक है, जबकि बारिश कहाँ चाहिए होती है हमें उस टाइम पर, ऑस्ट्रेलिया में। अब बारिश यहाँ हो गई, ठीक है, यहाँ का वाटर ऑलरेडी कोल्ड है, तो यहाँ पे कोई क्लाउड्स बनते ही नहीं है और अल्टीमेटली यहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन आती है। ठीक है, तो वो पूरा इम्पैक्ट इंडो और ऑस्ट्रेलिया दोनों रीजन पर ड्रॉट का इम्पैक्ट होता है। ये एल नीनो ईयर का काम है। ठीक है, जो साइक्लोन डेवलप हो रहा है उसका नाम है साइक्लोन मिचोंग। एक क्लाउडी कंडीशन रहेंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, इसलिए जब क्लाउडी कंडीशन होती है तो ठंड थोड़ी कम लगती है। यहाँ पर दिस फर्स्ट फोरे हमने किया था अंटार्कटिका में। ओके, इस बार जो फ्राइडे को है वो अंटार्कटिका डे है, सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर।
साइनिंग ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी इन 1959, इसलिए इस दिसंबर 1 को अंटार्कटिक डे बोला जाता है। 1981 में हमने फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन लिया था अंटार्कटिका जाने के लिए और उसका नाम रखा था ऑपरेशन गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये हमारा फर्स्ट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में जो लॉन्च किया गया था 1983 में ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, कॉप 28 की बात है, वही इक्विटी एंड जस्टिस की बात की जा रही है। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स INDC। ओके, कोल वुड रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एनर्जी मिक्स, ऑलमोस्ट 70% इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से जनरेट कर रहे हैं। ग्लासगो समिट का मैंने आपको बताया था लास्ट मिनट में, हमने क्या कहा था, आप फेस आउट की बात मत कीजिए कोल के, आप बात कीजिए फेस डाउन की। फेस डाउन तक की बात हम एग्री कर सकते हैं, और सिर्फ कोल नहीं, फेस डाउन करना है तो सारे फॉसिल फ्यूल का करो। क्यों? क्योंकि यूरोप USA जैसी कंट्रीज क्या है, इनके पास नेचुरल गैस है, तो ये नेचुरल गैस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, कहते हैं देखिए हम तो नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली क्लीन है थोड़ा। ठीक है, आता तो नेचुरल गैस भी फॉसिल्स में ही है, लेकिन कोल से बेटर है थोड़ा। ठीक है, तो वो नेचुरल गैस से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके पास नेबरहुड में रशिया है जहां से गैस उनको आसानी से मिल जाती है। USA के पास खुद के नेचुरल गैस के रिजर्व हैं, बट इंडिया और कुछ कंट्रीज के पास ऐसे कोई रिजर्व नहीं है, तो हम नेचुरल गैस की तरफ भी नहीं जा सकते, या तो हम कोल पे रहेंगे या फिर कुछ अलग ही करना पड़ेगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, इस तरफ। ओके, तो इसलिए हमने ये चेंजेस करवाए थे ग्लासगो समिट में कि पहली बात तो कोल की जगह आप पूरे फॉसिल फ्यूल को ऐड कीजिए, और फेज आउट की जगह बात कीजिए फेज डाउन की। Coal provide more than 70% of country's energy need. Natural gas reserve allow US and even several European countries to move away from coal. India, China and other emerging economies do not have such an alternative. Natural gas is less polluting, though it is still a fossil fuel. Okay, so we are insisting on eliminating the use of all fossil fuel and not just coal. ओके, ये वो जीडीपी डेटा से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड अभी मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। ओके, हम इसको पूरा 360 डिग्री कवरेज करेंगे इसका अभी इसी में। ओके, तो ये जो जीडीपी डेटा बहुत अच्छे आए सेकंड क्वार्टर के, उसके रीजन क्या है? पहला है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ा रही है। दूसरा, PLI स्कीम, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को काफी ऑफर्स दी, इंसेंटिव दिए गए कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मलाइजेशन ड्राइव इन बोथ MSME एंड लेबर फोर्स। हुआ क्या है कि हमारी MSME काफी सारा प्रोडक्शन करती है, लेकिन काफी इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि उसमें आ नहीं पाता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्रॉपरली फॉर्मलाइज नहीं था, तो इसको हमने काफी फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन इंक्रीमेंटल क्रेडिट डेप्लॉयमेंट, यानी कि बैंक्स की तरफ से काफी लोन वगैरह अब दिया जा रहा है। ओके, मतलब क्रेडिट अपटेकिंग में इंक्रीज देखने को मिला है। कॉर्पोरेट बुक्स रिमेन हेल्दी, कॉर्पोरेट की भी जो NPA वगैरह की समस्या थी वो थोड़ी सी कम हुई है। एग्रीकल्चर वॉज ए कंसर्न इन दिस क्वार्टर, इट जस्ट ग्रू बाय 1.2%, जबकि हम लोग मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 4 तो ग्रो होना चाहिए। पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक 2.3% समथिंग से ग्रो हुआ था, तो उससे और कम हो गया है। और कोविड के टाइम तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही देश को थोड़ा बहुत बचाया था, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा था, तो ठीक है, ऑलमोस्ट कोविड के टाइम 4.6 या 4.3% से ग्रो हुआ था। तो एटलीस्ट हमें 4% की ग्रोथ रेट तो एग्रीकल्चर में जरूरत होती है, क्योंकि हमारी कितनी ऑलमोस्ट 46% पॉपुलेशन अभी वर्कफोर्स 46% वर्कफोर्स अभी भी उसी पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट काफी कम हुई है इस क्वार्टर में, जो कि एक वरी है, एंड इट इज लाइकली टू विटनेस सबड्यू ग्रोथ ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक वीक मॉनसून। ओके, लोअर देन नॉर्मल खरीफ आउटपुट, इस बार जो खरीफ का आउटपुट हुआ है वो भी थोड़ा कम हुआ है, उसकी कटिंग भी डिले हुई थी, तो उस वजह से क्या हुआ है कि जो नेक्स्ट राबी सीजन की सोइंग थी वो भी थोड़ी सी कम हुई है, एरिया में भी डिक्रीज देखने को मिला, ये हमने बात की थी। ओके, हालांकि एग्रीकल्चर लोन बैंक की तरफ से बड़े हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में लोन गया है। प्राइवेट कंजम्पशन कम हुआ है, और इसका मैंने आपको रीजन बताया था कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, चीजें महंगी होती है, तो इंसान सोचता है यार कि अभी नहीं खर्च कर रहा मैं। ओके, प्राइवेट कंजम्पशन इज यानी आप और हम लोग जो खर्चे करते हैं। ये मिस्टर राम माधव हैं, इनका आर्टिकल आप पढ़ना अवॉइड करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि इनको लगता है कि इस देश में कभी भी ये देश स्ट्रांग नहीं था फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे। ओके, सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, और ये RSS से जुड़े हैं तो ये उस तरीके से लिखते भी हैं। ठीक है, ये कहते हैं बस एक 1971 वॉर के टाइम ही हम थोड़े से स्ट्रांग थे, बाकी तो फिर हम लोग जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया अटल जी के टाइम तब स्ट्रांग थे और अब स्ट्रांग हुए हैं, बाकी इंडिया फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि कोल्ड वॉर के टाइम, ओके, 91 से पहले, उस टाइम पर डिप्लोमेसी और वर्ल्ड रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। और अमेरिका का जिस तरह का एटीट्यूड था उस टाइम तक कोल्ड वॉर में, इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस, न्यूट्रल जैसी चीज में वो विश्वास नहीं करता था। उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी चलाना और आज के टाइम में फॉरेन पॉलिसी चलाने में बहुत फर्क है। ओके, उस टाइम लीडर्स ने इंडिया को जैसे आगे लेकर आए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में।
बट कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि बस बस जो हुआ है अभी हुआ है, हमें 2014 में आज़ादी मिली है, उसके पहले तो हम लोग ऐसे ही थे। एनीवे, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़े ना, एक बार नीचे देख लिया कीजिए कि जो लिख रहा है वो है कौन। ये पॉलिटिकल एंगल से बातें मत पढ़िए, वरना वो क्या होगा, वहां पे ऐसी तरह की बातें निकलेंगी। क्योंकि एक यूपीएससी टॉपर ही थे, उन्होंने अपने उनके इंटरव्यू में बोला था कि आज गांधी जी होते तो क्या करते, तो उन्होंने उसी तरह की बातें की कि गांधी जी आज सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते। ठीक है, गांधी जी आज जीएसटी लगा है नमक पे तो उसके खिलाफ अनशन करते। इस तरह की बातें निकलती हैं फिर आपके मुंह से, अगर आप इस तरह की चीजें पढ़ते हो तो। एनीवे, अर्जेंटीना ने कहा है कि हमें नहीं ज्वाइन करना ब्रिक्स ब्लॉक। उनके जो नए फार राइटिस्ट जीत के आए प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उनका कहना है कि नहीं, तो दिस इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन देयर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, आपकी वजह से दूसरे मेंबर लूज आउट कर गए ब्रिक्स की मेंबरशिप पे, आपको मेंबरशिप मिल रही है, अब आप कह रहे हैं कि हमें नहीं ज्वाइन करना। अब ये देखिए जरा, ये कैलाश, ये अलग ही एक फिक्शनल कंट्री बना रखी है इन्होंने, और पैराग्वे की एक ऑफिशियल ने उनके साथ एमओयू भी साइन कर लिया। पैराग्वेन गवर्नमेंट ऑफिशियल was replaced after it was revealed that he signed a memorandum of understanding with representatives of United States of Kailash, the self-styled fugitive group नित्यानंद। ये फिक्शनल कंट्री है। नित्यानंद, the leader of Kailash, is wanted on several charges including sexual assault. His whereabouts are unknown. Now this is serious. Myanmar army is losing against the those ethnic groups. About 2 weeks into a major offensive against Myanmar military-run government by an alliance of three well-armed militias of ethnic minorities. Okay, so Myanmar military is falling back. Let's see क्या निकल के आता है वहाँ। रिजल्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन टुमारो, तो वो सब कल की बात है, कल देखेंगे। ठीक है, जिन्ना ने मानिक शॉ को कहा था कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कीजिए, आपको तेजी से प्रमोशन मिलेंगे। ओके, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री था, ठीक है, उसने शुरू से अपने आप को इस्लामिक बोला है, सेक्युलर नहीं, तो एंड ही वॉज ए पारसी, सैम मनिक शॉ वॉज ए पारसी, तो उन्होंने अवॉइड किया, नहीं जाना मुझे। ओके, जीडीपी डेटा की ग्रोथ, पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये सब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले अभी देखिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग कितनी ग्रोथ रही है, 1.22, और 2019 में कितनी रही थी, 5.32, 4.32, 4.84। तो इन 3 साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी मिली, लेकिन उसके बाद से ये गिरना शुरू हो गई। ठीक है, तो दैट इज नॉट नॉट गुड साइन, क्योंकि हमारे काफ़ी सारी वर्क फोर्स उसी पर डिपेंड है। और अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम होती है ना, तो अल्टीमेटली जो रूरल डिमांड होती है, रूरल डिमांड कम होती है। ओके, एंड डोंट फॉरगेट कि हमारे यहाँ से 32% पॉपुलेशन है जो अर्बन सिटीज में रहती है, बाकी सब रूरल या सेमी अर्बन में ही रहते हैं। ठीक, तो रूरल डिमांड अगर कम होती है तो अल्टीमेटली पूरे मार्केट में डिमांड कम होती है। ठीक है, और फिर अगर डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी ज़्यादा टाइम तक ऊपर नहीं जा पाएगा। इस क्वार्टर में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन अच्छा खासा गया सी 13.8%। बट अगेन, अब ये मत सोचिए कि हमारी इंडस्ट्रीज एकदम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जरा ये 2022 में यहाँ जाइए, -1.2, यानी कि वही बात है कि आपने एक प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया, आप लेकर आए थे -2 मार्क्स। ओके, इस बार आप लेकर आए हो 13 मार्क्स, तो आप कह रहे हो देखिए मेरा जंप देखिए कितना बड़ा है। कोई जंप नहीं है। दी ओनली थिंग वॉज कि आपका जो बेस था, बेस इफेक्ट, वो ही बहुत लो था, इसलिए आपका जंप बड़ा दिख रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से रिवाइव कर गई है, नथिंग लाइक दैट। एनीवे, माइनिंग एंड क्वेरिंग में फर्क क्या है? क्वेरिंग इज लाइक, जैसे कई बार आपको सरफेस पर ही रिसोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 फीट खोदा एंड आपको सरफेस पे रिसोर्स मिल गए। ठीक है, माइनिंग करना, वो आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। माइनिंग जब थोड़ा सा डीप जाके आपको अंदर माइनिंग करनी पड़ती है। ठीक, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग में इतना फर्क है। क्वेरिंग इज लाइक थोड़ा सरफेस पे ही मिल जाता है 2-4 फीट पे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 13.91%, बट अगेन बेस देखिए, बेस इफेक्ट की वजह से वो इतनी ज्यादा बड़ी दिख रही है। बट ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारी इंडस्ट्रीज इस परसेंट से ग्रो कर ले तो ये बहुत अच्छी बात है, सब सब तरीके से। एक तो ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोगों के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज ही हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट, मार्केट में प्रोडक्ट्स आएंगे, कॉम्पिटेटिव होंगे, तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो ये तीनों फायदे होंगे अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रियल में उतना तेजी से ग्रो करे। बट उतना ज़्यादा कर नहीं रहा है, वो मोस्टली बेस इफेक्ट की वजह से दिख रहा है हमें, राइट। सर्विसेज, सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर हमें 5.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो इतनी हाई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है बेस इफेक्ट का। अब चलिए इससे रिलेटेड हम सारे कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले।
इंडिया जीडीपी, जीडीपी होता है क्या है, इस वर्ड को याद रखिए, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया की जो टेरिटरी है, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम कहते हैं ये हमारी जीडीपी है। क्लियर? अब देखिए, जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है, तो मेरे जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मैंने यहां पर प्रोड्यूस किए अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में, वो जीडीपी हो गया। बट एट द सेम टाइम नाउ रिमेंबर, यहां पर विद इन टेरिटरी, अब जैसे जैकलिन है, नौरा फतेही है, ये भी तो इंडिया की टेरिटरी में ही सर्विस दे रही है ना, ठीक है, तो वो पैसा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो इंडिया की टेरिटरी में हो रहा है। तो जीडीपी में हम लोग इंक्लूड करते हैं जो फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनके द्वारा जनरेट किया गया पैसा भी जीडीपी में इंक्लूड होता है। और जो हमारे फॉरेन से रेमिटेंस भेज रहे हैं लोग, ये हमारे लोग जो यूएसए या कहीं और से पैसा भेज रहे हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग। क्लियर? ये जीडीपी का कंसेप्ट है। जीएनपी इसी से रिलेटेड होता है कि यहाँ पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आप जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसमें से माइनस कर दीजिए वो पैसे जो यहां से लोग अपने देश भेज रहे हैं। जैसे जैसे जैकलिन नोरा ने अपने पैसे अपने अपने देश भेज दिए, ठीक है, तो उसको हमें माइनस करना होगा। और ऐड कौन से करेंगे? जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो इंडियंस जो बाहर वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो पैसा ला रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे। ये कहलाता है जीएनपी। तो आप कह सकते हैं फॉर्मूला कुड बी जीडीपी माइनस, ओके, जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके साथ एडजस्ट करना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे फॉरेनर काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं, या हमारे लोग जो फॉरेन में काम कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा अंदर भेज रहे हैं इंडिया में, राइट? वो उस पर डिपेंड करता है। तो जीडीपी जीएनपी में फर्क समझ में आ गया। ओके, अब इनको डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट कर दो, ठीक है, डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट कर दो तो ये बन जाएगा एनडीपी और ये बन जाएगा एनएनपी। और ये जो एनएनपी बनता है ना, ये मानते हैं हम सही मायने में अपनी नेशनल इनकम। क्लियर? इजी वे में समझ में आ गया? नो, अब देखिए जीडीपी की कैलकुलेशन की मेथड, क्योंकि आपसे 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं और दूसरा 2015 में इसकी मेथडोलॉजी में जो चेंज किए गए हैं उनके बारे पे बात कीजिए। 10 मार्कर आया था, आसानी से हैंडल कर सकते थे। अब देखिए मेथड पे आ जाते हैं। तीन तरीके होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। देखिए एक्सपेंडिचर यानी आप हम लोग जो खर्चा करते हैं, जो एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं उसको काउंट करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में। नाउ सी, कंजम्पशन यानी आपने और हमने जो खर्चा किया मंथली उसको कहते हैं कंजम्पशन। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, दूसरा हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम क्या इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना सारा उसमें स्पेंड कर रही है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है अपनी तरफ से, प्राइवेट वाले भी इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा आता है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, जैसे अपनी सैलरी पेंशन देती है लोगों को, या कुछ गाड़ियां कुछ सामान खरीद रही है, डिफेंस परचेज कर रही है, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फिक्स, सॉरी 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 सॉरी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल, सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, इसके अलावा ये हो जाते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब अगर हमारे, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन तो यही है कि हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, तो ये हमारा हमेशा नेगेटिव में रहता है। ओके, इसको हम सीधे कहते हैं सी आई जी एंड एम। ओके, इंपोर्ट, ठीक है, तो ये इससे हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सपेंडिचर, और ये निकल के आती है हमारी पूरी जीडीपी। इनकम मेथड में ये होता है कि जैसे आपके यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी है तो आप वहां पर जॉब कर रहे हो तो आपको कुछ वेजेस मिले, ठीक है, यानी कि आपकी इनकम हुई। ठीक है, आपने अपनी जगह दी थी, सपोज वहां पर अपना लैंड दिया था रेंट पर, तो आपको वहां से भी कुछ इनकम होगी, रेंटल इनकम।
उसी तरीके से आपने अगर वहां पर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो आपको वहां से कुछ प्रॉफिट भी आएंगे, और अगर आपने लोन दिया था उस कंपनी को अपनी तरफ से या उसके शेयर परचेज किए थे तो वहां से इंटरेस्ट भी आएगा। ये 4 फैक्टर डिसाइड करते हैं इनकम मेथड। ओके, और ये होती है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए इनकम मेथड को ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि देखिए कई चीजें हैं हमारी इकोनॉमी में जो कि बार्टर टाइप पे भी चलती हैं। ठीक है, मैं अपना कुछ सामान दे दूं, आप अपना दे दीजिए, हो जाता है, स्पेशली विलेज एरियाज में। दूसरा, कई बार चीज ऐसे डिले के साथ पेमेंट होती है कि आपने इस साल, जैसे आपने रियल एस्टेट में सीमेंट वगैरह सप्लाई की, आपने करते जा रहे हो, वो बन रहा है साल भर बिल्डिंग, और उसका पूरा पेमेंट आपको आएगा नेक्स्ट ईयर। इसी इनकम मेथड को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। दूसरा, थर्ड मेथड है हमारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड इज लाइक कि फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है इंटरमीडिएट कॉस्ट की। ठीक है, इसलिए इस मेथड को भी ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। नो, सोचिए कि किसान से 2,000 रुपए में गेहूं खरीदा। ओके, उसमें 500 रुपए और आपने ऐड करके उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में, आटे में। ठीक है, उसको ब्रेड वगैरह बनाने में यूज किया किसी बेकरी वाले ने, और उसमें और 1,000 रुपए ऐड कर दिए। ठीक है, यानी कि 500 रुपए वैल्यू बीच में ऐड हुई, 1,000 रुपए इधर ऐड हुई। क्लियर? तो फाइनल हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, 2,500, यानी कि टोटल 3,500 होना चाहिए। राइट? ऐसा तो नहीं कि किसान ने 2,000 में बेचा था, फिर आपने 2,500 में आगे वाले को बेचा। ठीक है, और फिर उसने 3,500 में आगे वाले को बेचा। तो अगर आप ये सारे ये पूरा ऐड करने जाओगे अगर, तो 2, 2, 6, 7, ओके, 8,000 रुपए हो जाएगा ये। तो क्या आप ये कहोगे कि आपकी जीडीपी 8,000 है? नहीं है। ओके, क्योंकि उसमें आपने जो इंटरमीडिएट कॉस्ट थी ना, अब ये 2,500 का आपने बेचा अगर, तो उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट तो 2,000 थी। ठीक है, ये इसने 3,500 बेचा तो उसमें उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट थी 2,500। तो ये इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड नहीं कर सकते आप, अदरवाइज आपकी जीडीपी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट होकर दिखेगी, 8,000 दिखेगी वो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये ग्रॉस वैल्यू एडेड, हम बस ये कैलकुलेट करते हैं कि ऐड कितनी वैल्यू हुई है, न्यू वैल्यू कितनी ऐड हुई है। तो प्रोडक्शन मेथड इसलिए हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस को तो करता ही करता है, बट साथ में ये इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी ऐड करता है, प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो तीनों मेथड आई होप आपको समझ में आ गए हों। नाउ ये 4 की इंजन्स मैंने आपके साथ बात कर ली है। ठीक है, गवर्नमेंट फिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, बिजनेस फर्म्स की तरफ से भी, तो ये आई से रिप्रेजेंट हो गया। और नेट इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसको हमने एम से रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम। ठीक है, ये निकल के आई हमारी जीडीपी। और जीवीए भी आप समझ गए हो कि सिर्फ वो वैल्यू ऐड करेंगे हम जो आपने एडिशन किया है, इंटरमीडिएट वाली वैल्यू को हटाएंगे। Okay, GVA of a sector is defined as value of output minus value of intermediary input। ये हो जाती है आपकी GVA। ओके, अब ये दोनों रिलेटेड किस तरीके से हैं, तो देखिए जीडीपी एंड जीवीए रिपोर्ट कैसे होता है। जीडीपी को हम लोग ड्राइव जीवीए से ही करते हैं। हम लोग हर सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन ही पूछते हैं, सारी इंडस्ट्रीज के सर्वे कराओ, उनसे पूछो आपने कितनी वैल्यू ऐड की है इस साल। ठीक है, उस जीवीए में हम लोग करेंगे टैक्सेस जो गवर्नमेंट इंपोज करती है उनपे, और माइनस करेंगे सब्सिडीज जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ओके, सो यू कैन से दैट जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए। ओके, कि आपका सपोज वहां से एक पैन बन के निकला 10 रुपए का, सपोज 10 रुपए का पैन बन के निकला, तो आपकी जीवीए क्या हो गई, 10 रुपए। ठीक है, प्लस प्लस इस पे गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। सपोज पेन पे हमने टैक्स लगा दिया 5%, तो ये पेन अब कितने का हो गया, 15 रुपए का। और माइनस क्या करेगी, सब्सिडी। सपोज गवर्नमेंट ने उसको कोई सब्सिडी दी थी, जैसे उसको सपोज लैंड दे दिया हो सस्ते में, ओके, या उसको किसी और तरह के टैक्स बेनिफिट दे दिए हो उस टाइम बनाते टाइम, किसी भी तरह की सब्सिडी। ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी हो, कहीं छोटा उद्योग हो तो। ठीक है, तो उस सब्सिडी को माइनस करेंगे हम और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, तब जाके हमारी जीडीपी निकल के आती है। ओके, सो जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हुई हो। ऑलराइट, नेक्स्ट। Now, as such, if taxes earned by the government are more than subsidies, it provides GDP will be higher than GVA। अब ये थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट आ गया जो आपको आना चाहिए आपके प्रीलिम्स के लिए। देखिए, अगर टैक्सेस ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है, टैक्सेस ज्यादा होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो जीडीपी आएगी, ये जो कैलकुलेशन निकल के आएगा यहाँ पे, ये बड़ा दिखेगा। भले ही आपकी ग्रॉस वैल्यू ऐड बहुत कम हुई हो,
लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए तो उस वजह से आपकी जीडी इन्फ्लेट होकर दिख रही है। और यही हो रहा है इस वक्त हमारी इकोनॉमी में। हमारे यहाँ पर 2014 से पहले, ठीक है, पेट्रोल पर लगता था 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, डीजल पे लगती थी 3.2 समथिंग रुपीज की एक्साइज ड्यूटी। ये गवर्नमेंट आई, इसने बढ़ा के ये कर दी 27 रुपए पेट्रोल पर, और डीजल पे बढ़ा के कर दी 32 रुपए। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स ही है, राइट। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जिस तरीके से बढ़े, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडिशन बहुत कम हो रहा है। इसलिए तो जॉब्स की इतनी दिक्कत हो रही है ना, कि जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, बिजनेस एक्सपेंशन भी ज्यादा नहीं हो रहे हैं। फिर भी हमारी जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है? इस वजह से ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं इनडायरेक्ट, और उस वजह से आपकी जीडीपी इन्फ्लेट होकर दिख रही है। क्लियर? एनीवे 2015 में कुछ चेंजेस किए गए जीडीपी मेथोडोलॉजी को, और इसी को लेकर उसने क्वेश्चन कब पूछा आपसे? 2021 में। तो चलिए चेंजेस देख लेते हैं, क्या चेंजेस किया। सबसे पहला चेंज किया बेस ईयर में। पहले था 2004-5, अब कर दिया 2011-12। एनएसओ एडवाइज टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडाइसेस एवरी 5 ईयर। बेस्ड ऑन दैट सीएसओ चेंज द बेस ईयर। एमओएसपीआई, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये कह रही है कि अब इस बेस ईयर को और भी चेंज करके 2017-18 बना देना चाहिए। रिप्लेसिंग फैक्टर कॉस्ट विथ मार्केट प्राइस। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है, ये भी समझ लीजिए जरा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। सी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट यानी कि अगर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपको एक पेन प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, ठीक है, वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। ओके, अगर मैं सिर्फ ये कंसिडर कर रहा हूं कि प्रोड्यूसर को कितनी कॉस्ट आई है पेन बनाने में, तो वो कहलाएगा मेरा फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? जो कि जो कि क्या होगी, अब अब जब ये मार्केट में जाएगा ये पेन, तो वैसी बात है कि उस पे, इस पे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, राइट। और गवर्नमेंट ने अगर कभी कुछ सब्सिडी दी होगी इस प्लांट को, तो वो सब्सिडी मुझे माइनस भी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये मेरी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी अगर मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखूं कि मार्केट में ये पेन कितने का बिक रहा है। सपोज इसने तो बनाया था 10 रुपए में, पर मार्केट में बिक रहा है 15 रुपए का, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेरी क्या हो जाएगी? 15 रुपए। उसमें से अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देता हूं, ठीक है, और सब्सिडी को ऐड कर देता हूं, यानी कि जस्ट उल्टा कर रहे हैं जो हमने ऊपर देखा था उसका, ठीक है, तो मैं अपनी फैक्टर कॉस्ट तक पहुंच जाऊंगा। सपोज आप मार्केट से 15 रुपए में पेन खरीद के लाए थे, ओके, उसमें से आपने कहा कि यार इसमें 5 रुपए तो टैक्स है, तो इसको माइनस कर देते हैं, सब, और प्लस सब्सिडी दी थी क्या गवर्नमेंट ने, तो एज अ कस्टमर आपको तो नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो मैं जीरो मान लेता हूँ। ओके, तो मैं जब इस 15 में से 5 रुपए माइनस करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी को बनाने में कितनी कॉस्ट आई होगी इस पेन को, ठीक है, ये कहलाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंपनी कितने में, मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है, या मैं एक बुक प्रिंट करवा रहा हूं, तो मुझे बुक प्रिंट करवाने में 100 रुपीज आ रहा है कॉस्ट, ठीक है, तो ये मेरी होगी फैक्टर कॉस्ट। आप कस्टमर जब मार्केट में लेने जाते हो, अगर आपको ये 120 रुपए की मिल रही है, तो आपकी नजर में क्या हो गया कि ये 20 रुपए तो इस पर टैक्स लगा है, ठीक है, सब्सिडी आपको नहीं मालूम होगा एज अ कंज्यूमर, तो आप उसको जीरो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि अगर अगर मैं इस मार्केट प्राइस में से जीडीपी एट मार्केट मार्केट कॉस्ट, ठीक है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कंपनी को बनाने में कितनी कॉस्ट आई होगी। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान ये रखना है एग्जाम के लिए कि सपोज कीजिए कि स्लो डाउन है इस वक्त मार्केट में, या इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ओके, तो स्लो डाउन के टाइम क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्लो डाउन है तो यार चीजें सस्ती करनी पड़ेगी, तो सरकार क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करती है, ओके, और सब्सिडी और ज्यादा देती है कि यार मंदी आई हुई है मार्केट में, सब्सिडी लो, टैक्स भी मैं कम कर रहे हैं, ओके, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो स्लो डाउन के टाइम याद रखिएगा जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है, या चलिए वो जैसा रखा है वैसे ही रखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमेशा ज्यादा आएगी, ओके, क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला देखिए ना ऊपर, ये वाला, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये कम हो गए हैं, ठीक है, जब ये कम हो जाएंगे डिप्रेशन के टाइम, मंदी के टाइम, रिसेशन है अगर हमारी इकोनॉमी में, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना ये कम हो जाएंगे, ओके, और ये सब्सिडी बढ़ जाएगी, ये माइनस वाला, ओके, इसलिए हमारी जो जीडीपी आएगी
एट फैक्टर कॉस्ट, ये कम आती है ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्लो डाउन। क्लियर? तो यही मेजर दिया गया था कि रिप्लेस दिस फैक्टर कॉस्ट विद मार्केट प्राइस। तो गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी पे वाहवाही दिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती गई गवर्नमेंट और जीडीपी बड़ी दिखती गई। बट सच ये है कि जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हमारी इकोनॉमी में बहुत कम हुआ है पिछले 9 साल में। CSO will measure GDP by gross value added method, a way of calculating GDP at basic prices instead of factor cost. GDP at market price will be referred simply as GDP. It was recommended by United Nations System of National Accounting in 2008, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी यही करती हैं, अपने लोगों को या दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो भी सब मार्केट कॉस्ट पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे। This method was followed as international practice as well. This will make India's GDP growth number comparable with that of developed nation in future. उसके अलावा डेटा पूल को हमने और ब्रॉड किया। पहले एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आता था, ठीक है, वो सिर्फ 2 लाख फैक्ट्रीज को कवर करता था। फिर हम लोगों ने न्यू डेटाबेस क्रिएट किया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA 21, ठीक है, ये कवर करती है 5 लाख कंपनीज को। तो वैसी बात है कि हमारा डेटा पूल जो हो गया वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। इन सिंपल टर्म, while the earlier data gave only factory level picture, ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती थी 2 लाख समथिंग, द न्यू डेटा लुक एट एंटरप्राइज लेवल। ओके, फैक्ट्रीज नहीं है लेकिन मेरी छोटी सी कंपनी है, छोटा सा इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो भी अब इसमें कवर होगी। इंप्रूव कवरेज ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस वाले खासकर, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, PFRDA, IRDA। चेंजेस इन कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसमें भी चेंजेस किए गए। पहले जो डेटा होता था वो सिर्फ फार्म प्रोड्यूस को ऐड करता था, लेकिन अब जो न्यू डेटा है वो लाइव स्टॉक को भी ऐड करेगा, यानी कि मीट, ओके, और इवन बाय प्रोडक्ट भी उसके, हेड, स्किन, लेग्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये 5-6 चेंजेस किए गए थे 2015 में और इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। ओके, आई होप आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में फर्क समझ में आ गया हो। ओके, उसके अलावा जीवी डेटा मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर, फ्लोर और आटे का एग्जाम्पल देकर। ओके, और ये 3 कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, ये तीनों भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के टाइम पर हम इसको दोबारा और अच्छे से भी देखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ न्यूज़पेपर के साथ में इस लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताई हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई थिंक न्यूज़पेपर में और कुछ बचा है? हाँ, सॉरी बचा है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, तो ये सब अप्रूव कर चुके हैं। अब देखिए इसमें जितना मैंने हाईलाइट किया, मैं लगभग सारी बातें आप लोगों से कर चुका हूँ ऑलरेडी। पिछले 2 दिन से हम इसके बारे में सब कुछ बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड में अभी करीब करीब $400 मिलियन आए, यूएई ने दिए हैं 100 मिलियन, यूरोपियन यूनियन ने दिए हैं 25 to 50 मिलियन, बट यूएस को देखिए सिर्फ 17.5 मिलियन, इतनी बड़ी इकोनॉमी फिर भी। एंड जापान ने दिए हैं 10 मिलियन। World Bank will oversee the loss and damage fund. Okay, and developing countries were not keen to have World Bank manage the fund, as they saw this as means by which richer nations could have more control over the finances. Okay, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो उसमें मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ओके, यूएस, यूके, EU वर्ल्ड में अब तक जो एमिशन हुए ना उसमें 50% इनका कंट्रीब्यूशन है। रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ देंगे तो 65% हो जाएगा टोटल। इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन, एंड चाइना जो कि सिर्फ पिछले 15 साल में ग्रो हुआ है, उसके भी एमिशन सिर्फ 11% ही हैं अभी। ओके, लॉस एंड डैमेज फंड कैटेगराइज इधर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। अब देखिए इकोनॉमिक लॉस को कैलकुलेट करना तो फिर भी ठीक है कि हमारा जो बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज हुई हैं, ठीक है, फ्लड की वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है एग्रीकल्चर क्रॉप से या ड्रॉट की वजह से, बट नॉन इकोनॉमिक लॉसेज को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेंटल ट्रॉमा हुआ, ठीक है, कि मेरा सब कुछ खराब हो गया फ्लड आने से, या लॉस ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि हमें इराक से कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया, इसलिए हम इराक से ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। नंबर 1 रैंक पे इस बार हमारे लिए सप्लायर में है रशिया और सेकंड पर है इराक। क्लियर? और वेनेजुएला से अब हम लोग इंपोर्ट बढ़ाएंगे क्योंकि सैंक्शन हट गए, ठीक है, और हमें डाइवर्सिफाई करना है, जो मैंने फ्रंट पेज पे आपको बता ही दिया है। यहाँ पे पीएमआई के बारे में, सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर मोर देन 50 आता है यानी हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, लेस देन 50 आता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। Okay, that's it for this session. Thanks for joining, and do give a like if you think that the discussion is helpful to you, and do give your valuable comment. So that's it for this session. Thank you. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.